Bismillahirrahmanirrahim. Today we will continue the function and biochemical role of nucleotides. जैसे कि आपने पीछे देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें डीएनए और आरएनए इंक्लूडेड हैं उसका मेन पार्ट है। इसके अलावा भी न्यूक्लियोटाइड्स का ह्यूमन बॉडी में बहुत वेरिएबल और यूनिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। अब इसमें all the type of nucleotides ATP, GTP, UTP, CTP and thiamine TTP जो है they all perform different types of function. Most important of them is ATP. As we can say that ATP is the energy currency of the cell. जब भी सेल को किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो सेल जो है वो एटीपी की यूटिलाइजेशन करेगा, एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा और एटीपी की ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपने मेटाबॉलिक पाथवे के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अदर देन दिस एटीपी जो है इट विल आल्सो एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर ऑफ साइक्लिक एएमपी। ये जो एटीपी है वो हमें साइक्लिक एएमपी बना के देता है और साइक्लिक एएमपी जैसे कि आप सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं उसमें आप वेल अवेयर होंगे कि साइक्लिक एएमपी जो है वो बॉडी की बायोसिग्नलिंग पाथवेज में मेजर और इम्पॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर के तौर पे काम करता है। अगर साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन नहीं होती तो हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे जो कि कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड हैं, लिपिड रिलेटेड हैं, उनकी एक्टिवेशन या इनहिबिशन नहीं होती। ठीक है। थर्ड है फास्फो अमाइनो एडेनिन फॉस्फोसल्फेट। दिस विल एक्ट एज सल्फेट डोनर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकिन। आप कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकिन पढ़ चुके हैं। प्रोटियोग्लाइकिन जो हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स which have been playing different types of role in human body. डिफरेंट प्रोटियोग्लाइकेन की सल्फेशन के लिए जैसे कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, डर्मेटिन सल्फेट है, उसके अंदर सल्फर ग्रुप की एडिशन के लिए ये फास्फोमाइनो एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट जो है ये सल्फेट डोनर का काम करता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन जो कि डिफरेंट डिजीजेस में दी जाती हैं उनकी कंजुगेशन के लिए भी सल्फर ग्रुप जो है वो PAPS डोनेट करता है। देन है एसिडिनोसाइल मिथ्योनिन। एसिडिनोसाइल मिथ्योनिन इट इज़ डोनर ऑफ मिथाइल ग्रुप कि जहाँ भी कहीं बॉडी में किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में मिथाइल ग्रुप रिक्वायर हो तो बॉडी जो है वो मेनली एसिडिनोसाइल मिथ्योनिन को यूटिलाइज करती है। अब एसिडिनोसाइल मिथ्योनिन में जो एडिनोसिन ग्रुप है वो ATP से आता है एंड देन GTP है ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये मेजरली प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और ये सेकेंड मैसेंजर के तौर पे लाइक साइक्लिक AMP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी विल डिस्कस इट शॉर्टली in detail. Now this is the structure of S-adenosyl methionine. This is the structure of methionine and this is adenosine. यहाँ पे शो करने का मकसद ये है कि एडिनोसिन जो है ये मेनली न्यूक्लियोटाइड है जिसके साथ अगर मिथ्योनिन ग्रुप लग जाए तो आप इसे एसिडिनोसाइल मिथ्योनिन का नाम दे देंगे। और जैसे कि पीछे स्लाइड में बताया है कि एसिडिनोसाइल मिथ्योनिन जो है वो मिथाइल डोनर है। ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट कोएंजाइम्स और डिफरेंट अदर कंपाउंड जो हैं वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को
एज ए डेरिवेटिव यूटिलाइज करते हैं. देर इज़ अ लिस्ट in which addition of adenosine monophosphate is present, like active methionine है, अमाइनो एसिड एडिनाइलेट्स हैं. अब अमाइनो एसिड्स के साथ अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट ऐड हो जाता है. देन सल्फेट, एक्टिव सल्फेट्स हैं. देन साइक्लिक एएमपी है जो आपने पीछे अभी पढ़ा है. देन एनएडी है, निकोटीन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. अब इसमें भी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है. निकोटीन एडिनिन डाइफॉस्फेट, इसमें भी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है. एंड एफएडी, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसमें भी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है. एंड कोएंजाइम ए, इसमें भी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है. एनएडी, एनएडीपी और एफएडी, ये और कोएंजाइम ए, ये बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स के कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं. और ये आपने एंजाइम्स में इनकी डिटेल जो है वो एक्सक्लूसिवली स्टडी की होगी. Other than ATP and cyclic AMP and cyclic GMP, there are different other functions of nucleotides, like UDP, uridine diphosphate. यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो है, ये बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन में हमारी मदद करता है. अब आपको पता है कि ग्लाइकोजन जो है ये हमारी बॉडी में मसल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज का काम करते हैं. और ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जो है वो यूडीपी की मदद से स्टार्ट होती है. जब आप सेकेंड ईयर का मेटाबॉलिज्म स्टडी करेंगे तो उसमें देखिएगा कि ग्लाइकोजन की बायोसिंथेसिस फ्रॉम यूडीपी कैसे होती है. उसके अलावा यूडीपी जो है ये बहुत सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकिन की बायोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है. देन यूडीपी ग्लूक्रोनिक एसिड, हमारे पास एक कंपाउंड है. जब यूडीपी जो है ये ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ अटैच हो जाए तो आप इसे यूडीपी ग्लूक्रोनिक एसिड का नाम देंगे. अब ये बिलीरुबिन आपने हीम पाथवे पढ़ा होगा. हीम की जब ब्रेक डाउन हो तो जो हमारे पास ब्रेक डाउन प्रोडक्ट बनती है उसको हम बिलीरुबिन कहते हैं. और ये हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होती है. तो ये एज सच हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा सकती, ये कंजुगेट होती है और कंजुगेशन की फॉर्म में ये बॉडी से बाहर जाती है. तो यूडीपी जो ग्लूक्रोनिक एसिड है, दैट विल कंजुगेट विद बिलीरुबिन and it will help in the excretion of bilirubin via urine. And as well as UDP glucuronic acid, बहुत सारी different drugs हैं, like aspirin है, उसमें भी कंजुगेट करता है और बॉडी से इसकी एक्सक्रीशन को पॉसिबल करता है. देन CTP है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये आपके पास लिपिड्स में बहुत सारे लिपिड्स की बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसमें फॉस्फोग्लिसराइड है, स्फिंजोमाइलिन है और स्फिंजोसिन के बहुत सारे अदर सब्स्टिट्यूट्स हैं. अब आप क्या कहते हैं, आपने स्फिंजोमाइलिन, फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंजोसिन के बारे में लिपिड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. उसके अलावा अभी मैंने पीछे भी बताया है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बहुत सारे कोएंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं. जैसे मैंने अभी पीछे आपको ये एनएडी का बताया है, एफएडी का बताया है और एनएडीपी का बताया है, एंड सो ऑन. अब थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी को. एज दे हैव मेन लीड इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. आप इन्हें साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स भी कहेंगे. साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहेंगे, आपको सामने स्क्रीन पे इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक एएमपी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक जीएमपी. अब आपने एएमपी और जीएमपी का स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में देखा है, जिसमें आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस है विच इज़ अटैच्ड विद राइबोस शुगर और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि हमारे पास जो ये शुगर मॉइटी है उसका 5th कार्बन और 3rd कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के साथ एस्टेरिफाइड हो जाते हैं.
ठीक है जी। तो ये हम इस वजह से इसको साइक्लिक एएमपी का नाम देते हैं। सिमिलरली अब जो हमारा साइक्लिक जीएमपी है उसमें अगेन फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन है और थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है शुगर, राइबोस शुगर की, वो वाया फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे के साथ स्टेरिफाइड हो जाती है, तो हम इसको साइक्लिक जीएमपी का नाम देते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी ये दोनों सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं। अब सेकेंड मैसेंजर क्या है? सेकेंड मैसेंजर आपने बायोसिग्नलिंग में पढ़ा होगा इन डिटेल कि सेकेंड मैसेंजर जो है वो किसी भी पाथवे को एक्टिव कर सकता है या किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे को इनहिबिट कर सकता है। Metabolic functions of cyclic AMP. There are number of metabolic functions of cyclic AMP. Cyclic AMP, first of all, it acts as second messenger in hormone action. हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स की प्रोडक्शंस हो रही हैं उसमें बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं, like I will give some examples: insulin, glucagon, epinephrine, norepinephrine, and etc. They will be activated और inactivated via action of second messenger, and second messenger यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो cyclic AMP है। एंडोक्रानोलॉजी जो है सेकेंड ईयर में उसमें इसकी बहुत डिटेल है कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो वाया साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट या इनहिबिट होते हैं। नेक्स्ट है कि ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को अगर आप डिफाइन करें तो हम कहेंगे ग्लाइकोजन का बनना या ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना। अगर ग्लाइकोजन बने तो आप कहेंगे कि ये ग्लाइकोजेनेसिस है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब बॉडी अपनी नीड के हिसाब से ग्लाइकोजन को बनाती है या ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करती है। अगर आप फास्टिंग कंडीशन में हैं, जैसे आजकल वी आर फास्टिंग, तो बॉडी जो है वो 16 से 18 घंटे के बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट करेगी, यानी जो हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होती है उसकी ब्रेक डाउन होगी। और अगर आप वेल फेड स्टेट में हैं यानी आपने खाया पिया है तो बॉडी जो है वो बजाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस करने के ग्लाइकोजेनेसिस करेगी, यानी कि ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन होगी और वो हमारे मसल्स में और लिवर में जाके स्टोर हो जाएगी। तो साइक्लिक एएमपी अगर ज़्यादा बनता है तो इसका मतलब है बॉडी ग्लाइकोजेनोलाइसिस की तरफ जाएगी, यानी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी विल कॉज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। Then cyclic AMP regulates the fat metabolism, यानी कि साइक्लिक एएमपी के एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी जो हमारे बॉडी में फैट की स्टोरेज है जहाँ जहाँ पे वहाँ से फैट को निकाल के फैट की ब्रेक डाउन करेगी, जिसको आप लिपोलाइसिस कहेंगे। साइक्लिक एएमपी इनहिबिट्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कि अगर साइक्लिक एएमपी ज़्यादा बन रहा है तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। एंड साइक्लिक एएमपी जो है इट विल मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो के प्रोसेस को साइक्लिक एएमपी रेगुलेट करता है। It also regulates the permeability of cell membrane to water, sodium, calcium and potassium, के हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और वाटर की परमेबिलिटी, कि कब सेल मेम्ब्रेन से उसको अंदर जाना चाहिए, कब सेल मेम्ब्रेन से उसको बाहर आना चाहिए, इसकी रेगुलेशन भी वाया साइक्लिक एएमपी होगी। और साइक्लिक एएमपी जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंसुलिन सिक्रीशन, कि इंसुलिन की सिक्रेशन कब होनी चाहिए कब नहीं होनी चाहिए। अब इंसुलिन जो है इसकी सिक्रेशन तब होगी जब आप वेल फेड स्टेट में हैं, ठीक है। उसमें आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी ताकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने बॉडी ने इस्तेमाल किए हैं, सॉरी बॉडी ने इनटेक किए हैं, इंसुलिन उसको इस्तेमाल करे। और जब बॉडी क्या कहते हैं अपने वेलफेड स्टेट में नहीं होती, फास्टिंग स्टेट में होती है, स्टार्व्ड स्टेट में होती है, तो फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन या इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टॉप हो जाना चाहिए। तो साइक्लिक एएमपी जो है इट विल रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड
as well as glucagon. Now, metabolic functions of cyclic GMP. Cyclic GMP, it is involved in activation of protein kinases. अब आपने enzymes भी पढ़े हैं और आपने बायोसिग्नलिंग भी पढ़ी है मेम्ब्रेन की, उसमें आपने kinases का रोल पढ़ा होगा. I will explain it shortly that kinases are those enzyme which can cause phosphorylation. के kinases वो enzyme हैं जो कि फास्फोरिलेशन करते हैं, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप करते हैं. तो साइक्लिक जीएमपी जो है ये प्रोटीन काइनेजेस की एक्टिवेशन करता है, और ये काइनेजेस हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. उसमें स्मूथ मसल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं. इसके अलावा साइक्लिक जीएमपी जो है ये एसिटाइल कोलिन को एक्टिवेट करता है. एसिटाइल कोलिन की फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन ये डिपेंडेंट होती है साइक्लिक जीएमपी. अगर साइक्लिक जीएमपी नहीं है तो एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट नहीं होगा. अब एसिटाइल कोलिन जो है ये स्मूथ मसल्स का न्यूरोट्रांसमीटर है. उसके बगैर स्मूथ मसल्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी. देन साइक्लिक जीएमपी जो है ये वेजोडाइलेशन को इंक्रीज करता है. वेजोडाइलेशन इज रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, कि हमारी जो बॉडी में वेजोडाइलेशन हो रही है ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज की, वेन्स की, अब वो साइक्लिक जीएमपी के थ्रू हो रही है. ठीक है. साइक्लिक जीएमपी मीडिएट्स द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. के डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं उनकी भी एक्टिवेशन जो है वो साइक्लिक जीएमपी के थ्रू होगी. जैसे गाबा है, गैमा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड है. इंसुलिन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक जीएमपी. जैसे आपने पीछे पढ़ा है कि साइक्लिक एएमपी इंसुलिन को रेगुलेट करता है, इसी तरह से साइक्लिक जीएमपी भी इंसुलिन की स्टिमुलेशन में अपना रोल प्ले करेगा. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइक्लिक जीएमपी के ये एएनएफ एक फैक्टर है हमारी बॉडी में. आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, बायोसिग्नलिंग ऑफ मेम्ब्रेन में भी पढ़ा होगा कि एएनएफ जो है उसकी प्रोडक्शन साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज कर देती है. और उसका हमारे पास बेनिफिट क्या है कि बॉडी में नाइट्रोयूराइसिस, डाइयूराइसिस और वेजोडाइलेशन का प्रोसेस होता है. यानी नाइट्रोयूराइसिस इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ sodium in urine, diuresis increase water excretion, and vasodilation, I already mentioned what is vasodilation. तो cyclic GMP डिपेंडेंट है ANF, कि अगर साइक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस होगा तो एएनएफ एक्टिवेट होगा, और अगर एएनएफ एक्टिवेट होगा एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, तो हमारी बॉडी में नाइट्रोयूराइसिस, डाइयूराइसिस और वेजोडाइलेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है. अभी आपने पीछे जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं ये नेचुरल फंक्शंस हैं नेचुरल न्यूक्लियोटाइड्स के. अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स के. जो हमारे पास सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स आर दोज न्यूक्लियोटाइड्स जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं. ठीक है. और दे आर एनालॉग्स. एनालॉग्स का मतलब होता है कि सारा स्ट्रक्चर सेम होगा बट थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रक्चरल वेरिएशन आएगी. इसको आप एनालॉग का नाम देंगे. अब ये बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस रखता है कि हम मेनली इनको मेडिसिन रिलेटेड फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं. कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप जो ये सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स एनालॉग हैं हम इन्हें नेचुरल न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐड करते हैं, और ये नेचुरल न्यूक्लियोटाइड के एनालॉग के तौर पे काम करेगा, और नेचुरल न्यूक्लियोटाइड जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये उसको ब्लॉक कर देगा. अब ये बहुत सारे, मैंने अभी बताया कि ये बहुत सारी क्लिनिकल मेडिसिन में एप्लीकेट हो रहा है. अब इसमें बेसिक थीम क्या है कि जो एनालॉग है प्यूरिन का, पायरामिडीन का या न्यूक्लियोसाइड का, वो न्यूक्लियोटाइड की जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें
अटैच हो जाता है उसमें और या फिर हम शुगर मॉइटी में उसको ऐड करते हैं और वो जो फंक्शन हमारा नेचुरल प्यूरीन पायरामिडीन या न्यूक्लियोसाइड कर रहा है उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देगा। कैसे ब्लॉक करेगा? उसके एंजाइम को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो जब एंजाइम इनहिबिट होगा तो न्यूक्लिक एसिड की या न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और जो हम जिस भी उसको मेडिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे उस कंपाउंड की प्रोडक्शन जो है वो विदहेल्ड या स्टॉप की जाती है। अब आपको एग्जांपल्स के थ्रू आइडिया होगा। अब इसमें दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉग्स। अभी आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। जैसे ये डीऑक्सी है यूरिडीन का स्ट्रक्चर, लेकिन मॉडिफाइड हो गया कि इसमें आयोडीन का ग्रुप ऐड हो गया। और 5 फ्लोरोयूरासिल है कि यूरासिल में 5th पोजीशन पे एक फ्लोरो ग्रुप या फ्लोरीन ग्रुप ऐड हो गया। 6 एजा यूरिडीन के यूरिडीन के स्ट्रक्चर में एजो ग्रुप ऐड हो गया। देन 8 एजा गुआनिन, देन 6 मरकप्टोप्यूरिन एक एस एच ग्रुप की एडिशन हो जाती है 6 कार्बन के ऊपर। देन 6 थायोगुआनिन थायोल ग्रुप की एडिशन हो जाती है एंड दिस इज एलोप्यूरिनॉल के यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम की 8th पोजीशन पे एडिशन हो जाती है। अब आपने पीछे न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पर आपके पास एनालॉग है। नेचुरल स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और ग्रुप की एडिशन हो गई है। आयोडीन है, फ्लोरीन है, एसएच ग्रुप है। अब क्या होगा कि ये हमारा सिंथेटिक एनालॉग बन गया, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो मिमिक है हमारे नेचुरल न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन ये वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जो हमारा नेचुरल न्यूक्लियोटाइड कर रहा था। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस को क्योर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कीमोथेरेपी है, अब इसमें इसका मेन रोल कैंसर में है कि कैंसीरियस सेल्स की डिस्ट्रक्शन के लिए हम नेचुरल न्यूक्लियोटाइड का एनालॉग ऐड करेंगे। अब वो एनालॉग जो है वो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा, तो सेल की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब इसमें साइटोबाराइन है। साइटोबाराइन जो है ये कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर में इस्तेमाल होता है। एज अ थायोप्राइन है जो कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूटिलाइज करते हैं टू सुप्रेस इम्यूनोलॉजिक रिजेक्शंस। आप यहाँ पे थोड़ा सा गाउट का इम्पोर्टेंस आप देख लें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी होगा, जो कि मैंने प्रीवियसली भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब जो गाउट है इसमें क्या होता है कि हमारी जो एडिनिन है और गुआनिन है उसकी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट एक्सेसिवली बनती है। एडिनिन और गुआनिन की जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। जब यूरिक एसिड एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है तो ये हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है। हाइपर यूरिसीमिया मीन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, और ये हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होता है और हम इसको गाउट का या आर्थराइटिस और गाउट नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारी जो जॉइंट्स हैं ये स्वेल हो जाते हैं और हाइपर यूरिसीमिया की प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम एलोप्यूरिनॉल देते हैं। अब एलोप्यूरिनॉल जो है ये एनालॉग है और एलोप्यूरिनॉल जो है ये यहाँ पर जो ये एंजाइम है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज उसको इनहिबिट करेगा और उसको इनहिबिट करने के बाद यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा। आई रिपीट अगेन कि एलोप्यूरिनॉल जो है ये यूटिलाइज होता है गाउट की डिजीज़ में
यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रोकने के लिए, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को, एक्सेसिव यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को हम कहेंगे हाइपर यूरिसीमिया। और एलोप्यूरिनॉल जो है ये सिंथेटिक एनालॉग है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, और ये यहाँ पे जेंथीन ऑक्सीडेज, जेंथीन की जगह बनेगा, और जेंथीन ऑक्सीडेज जो है वो जेंथीन पे रिएक्ट करता है और जेंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब ये जेंथीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देगा, और जेंथीन ऑक्सीडेज ब्लॉक होने के बाद यूरिक एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो हाइपर यूरिसीमिया काज नहीं होगा। और हाइपर यूरिसीमिया ना होने की वजह से गाउट की डिजीज जो है वो क्योर की जा सकती है। So this is the action of synthetic nucleotides. Uh, this is the end of the lecture. If you have any kind of question, then please let me know in the comment section. And today's lecture is also from Harper Biochemistry and Lippincott Biochemistry. Thank you so much.